नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है और ख़ास करके सीटेट जो आपकी 2019 की सीटेट के बाद से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ जो है सीटेट से रिलेटेड जो है वीडियोज़ डालिए, सीटेट से रिलेटेड मटेरियल्स उपलब्ध कराइए। तो आपकी जो है रिक्वेस्ट पे मैं बहुत कुछ जो है करने जा रहा हूँ। जी हाँ, अपने चैनल के माध्यम से ऐसे एक्सपर्ट जो है आपके सामने आ रहे हैं जो कि किसी भी अलग और जो है यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेंगे। जी हाँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पे देने आया हूँ सर का। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि सर हैं मिस्टर ऋषि श्रीवास्तव, 3 टाइम सीटेट क्वालिफायर एंड सीटेट टॉपर। जी हाँ, और अभी जो है कार्यरत हैं केवी में। तो मैं आपको बता दूँ कि इनके माध्यम से अभी इस लॉकडाउन में बहुत सारे जो है आपको मिलने वाले हैं चैप्टर्स, ठीक है, और सीटेट से रिलेटेड मटेरियल। तो मुझे विश्वास है कि आप जो है ऐसे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहेंगे और प्लीज़ जो है आपसे आग्रह है कि इनके प्रत्येक वीडियोस को आप अवश्य देखें, ठीक है। आपको ऐसे तो क्वेश्चंस जो है उपलब्ध कराए ही जा रहे हैं, फिल्टर्ड क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि आप सीधे एग्ज़ाम में जाएंगे और सीधा जो है लिखेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप सीटेट में मेरिट हासिल करना चाहते हैं, स्कोर करना चाहते हैं, तो आप जो है लगातार चैनल पे विजिट करते रहिए। और सीटेट का मूल मंत्र जो है, सीटेट का मूल मंत्र यानी कि हर एक वीडियो में बताया जाएगा आपको तरीका, वो क्वेश्चन कि कैसे डील करना है, हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन, देन यू कैन जस्ट लर्न इन दिस वीडियो। ओके, देन सर के साथ जो है शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज पे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सीटेट की तैयारी कैसे करनी है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको चुनिंदा प्रश्न बताऊंगा और उसको डिस्कस करके ये बताऊंगा कि आपका जो डाउट रहता है वो कहाँ डाउट रहता है, उसको क्लियर कैसे करना है। और साथ ही मैं आपको एनसीएफ के वीडियो आगे उपलब्ध कराने वाला हूँ। उस एनसीएफ का मैं कोर आपको लेकर के आने वाला हूँ कि आप कैसे, जो एनसीएफ 149 पेज का है और अगर आप पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा। एनसीएफ से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके डाउट हो जाएंगे, बहुत सारे मन में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनसीएफ सीटेट में प्रश्न कैसे बनेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एनसीएफ का वीडियो के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये 2 या 3 वीडियो इसका आएगा, क्योंकि एनसीएफ बहुत बड़ा है। हाँ, तो दोस्तों, एनसीएफ जो है, एनसीएफ एक्चुअली में है क्या? एनसीएफ जो है, इसका फुल फॉर्म हुआ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। हम शिक्षकों को आखिर पढ़ाना कैसे है, उसका जो सोल, आखिर वो जो मटेरियल है उसका सोल क्या होना चाहिए हम लोग का। देखिए, जैसे कि हम पेडागोजी पढ़ लिया, पेडागोजी में टीचिंग मेथड पढ़ लिया, ये कर लिया, लेकिन उसको आखिर लागू कैसे करना है, अपने जीवन में कैसे उतारना है और बच्चों को बेस्ट लर्निंग कैसे दे सकते हैं, ये हमें एनसीएफ से मिलता है। एनसीएफ के बारे में हम नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही रेयर आते हैं क्वेश्चन कि एनसीएफ कब लागू हुआ, एनसीएफ के बारे में कब डिस्कस किया गया, कब उसको पेश किया गया, ये सब क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। लेकिन अगर आएंगे भी तो मैं आगे उस क्वेश्चन को कराऊंगा। आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। एनसीएफ के बारे में मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं वो आपको निकाल करके उसका सोल जो आता है, उसका कोर यानी कि जिस चीज़ से आपका एग्ज़ाम निकलेगा, मैं सिर्फ वही कराऊंगा जिससे एग्ज़ाम निकला। ये फालतू नहीं कि मैं 149 पेज का आपको पढ़ के सुनाते जो आप खुद भी कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आपको ओरिजिनल पीडीएफ मिल जाएगी, शेयर कर दिया जाएगा, और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। दोनों को आप कंपेयर करेंगे, आपको ये वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। एनसीएफ के बारे में सबसे शॉर्ट में पहले बताते हैं, एनसीएफ का उद्देश्य क्या है। एनसीएफ का उद्देश्य 2005 में लागू किया गया था, इसलिए एनसीएफ 2005 कहते हैं। एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य जीवन और ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम लोग का आसपास के रिलेट है, ठीक है, मान लीजिए हम नॉलेज गेन कर लेते हैं, कितना भी नॉलेज हम पढ़ते जाते हैं, बुक उठा के रट लिया, पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, लेकिन उसको जब हम आसपास की चीज़ों से रिलेट नहीं कर सकते तो उसका कोई महत्व नहीं है, कोई ये नहीं है। इसलिए एनसीएफ का उद्देश्य ही यही है कि हम लोग उस ज्ञान को आसपास की चीज़ों से रिलेट करें और बच्चों के जीवन में लाएँ। इस प्रक्रिया द्वारा बच्चों को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना होता है, ठीक है। इनके विद्यालय के बाहर के जीवन और विद्यालय के बीच की दूरी को कम करना इसका उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया था।
इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने के प्रणाली से मुक्त करना था ताकि विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास हो सके। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग जैसे पढ़ा दिए, 4 चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर पढ़ लिए, याद कर लेना है, रटना नहीं है। हम लोग क्या करते थे पहले? सिर्फ बच्चों को दे दिया, पढ़ा दिया, रट लिया, कंप्लीट हो गया। वो चीज़ नहीं करना है। एनसीएफ का उद्देश्य ही है कि बच्चों को समझ विकसित करना कि वो खुद से पढ़ सकें। ये नहीं कि मैंने उन्हें रटना नहीं है, रटाने वाले विद्या से ये प्रणाली से मुक्त करना, उनमें समझ विकसित करना ज्ञान के द्वारा, ताकि वो और ज्ञान को अर्जित कर सके, खुद से ज्ञान का सृजन कर सके। विद्यालय के बाहरी ये ना हो कि विद्यालय में कुछ पढ़ें और बाहर जाना है तो बिल्कुल उलट हो गया, बाहर में तो ये चीज़ लागू ही नहीं होता है। ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी पढ़ाते हैं उसको बाहरी जीवन से रिलेट कर करके पढ़ाएंगे तो बच्चों को उनमें समझ विकसित होगी कि हाँ, ये चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बाहरी जीवन से कैसे संबंधित है, ताकि वो आगे वाले आने वाले जीवन में कठिनाइयों से फेस करने के लिए उस चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब एनसीएफ का विषय प्रवेश। एनसीएफ आखिर क्या, उसका कोर में आखिर क्या छुपा हुआ है, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। एनसीएफ में ज़्यादा डिटेल में एकदम लाइन बाय लाइन में पढ़ूंगा। मैं उसमें से कुछ छाट के कुछ लाइन्स निकाला हुआ हूँ, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करूँगा। और यकीन मानिए इसी से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, डायरेक्ट आएंगे ही नहीं। अब आपको क्या करना है कि एनसीएफ मान लीजिए कि मैंने समझा दिया, अब आप उससे संबंधित मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा। 2 वीडियो में मैं समझा दूंगा आपको डिस्कस करके, और तीसरे वीडियो में आपको क्वेश्चंस करा दूंगा एनसीएफ से संबंधित। उसके बाद से मैं आपको ये बताऊंगा कि एनसीएफ से क्वेश्चन बनते कैसे ड्राइव होते हैं। आप जो उसके प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा जब, तब आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आप एनसीएफ से ही हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीएफ से आया है, ये क्वेश्चन एनसीएफ से आया। आप भी कहते होगे सर ऐसे ही बोल रहे हैं, एनसीएफ में तो मुझे ये क्वेश्चन दिखा नहीं। डायरेक्ट नहीं आएगा। कैसे आएगा कि आपको, जैसे मान लीजिए कि विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना एनसीएफ का लक्ष्य है। अब आपको वो मान लीजिए पूछ दिया कि इस चीज़ के लिए हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए ईवीएस, तो उसके लिए हमको किस विधि का उपयोग करना होगा, हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, तो बाहरी चीज़ों का उपयोग करेंगे, बाहरी पेड़ पौधे को हम लोग यूज करेंगे, पर्यटन के माध्यम से ले जाकर के उनको सिखाएंगे। ठीक है, बगीचे में ले जाकर उनको सिखाएंगे कि कौन से पौधे की नस्ल है, ना कि उनको किताब से हम पढ़ा देंगे कि ये आम का पौधा है। नहीं, हम आम के पौधे को ले जाकर दिखाएंगे कि आम का पौधा ये है, उसकी पत्ती कैसी है, उसके फल कैसे लगते हैं, कब आएगा। ये सारी चीज़ें अगर वो देख के समझेगा तो उसकी चीज़ें अस्थायी होंगी, वो समझेगा। ठीक है, तो यही हमारा एनसीएफ कहता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब इसके पॉइंट्स हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। विद्यालय में जो शिक्षा दिया जाता है उसका एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि इसी फ्रेमवर्क, इसी बेस पे आपको पढ़ाना है। इसके लिए जो बेस तैयार किया जाता है कि इसी बेस पे आपको पढ़ाना है, इसका एक राष्ट्रीय दस्तावेज है। राष्ट्रीय स्तर पर दस्तावेज तैयार किया जाता है, वो एक नवीनतम दस्तावेज। इसके आगे अभी रिसेंटली 2019 में फिर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया था, तो उस पर अभी पूरा तरह से वो लागू नहीं हुआ है। अभी उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे लागू किया जाएगा। वो अभी लागू नहीं हुआ है। इसके पहले 2009 शिक्षा नीति RT 2009 वो भी लागू किया गया था, तो वो भी अभी, वो तो सिर्फ एक शिक्षा नीति है। ये जो है बेस है कि आपको इसके बेस पे वो लागू किया गया कि बच्चों को अधिकार क्या है, क्या क्या उनको उपलब्ध कराना है। ये है कि बच्चों को पढ़ाना कैसे, ये शिक्षकों के लिए है। और वो जो RT है वो बच्चों के लिए है। ये हम शिक्षकों के लिए है कि हम कैसे शिक्षक बने, हम बच्चों के और अपने बीच की दूरियां कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये ना समझे कि हम ही सारे हैं, मैं अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं, मुझसे अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो बच्चा तो नहीं करेगा, सारा चीज़ मैं ही हूँ। नहीं, बच्चा मेन है। आप एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हो, आप एक सुविधादाता हो। बच्चे को सुविधा दोगे, बच्चा खुद सीखेगा। यही एनसीएफ का कहना है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविद, वैज्ञानिक एवं विषम विशेषज्ञों ने तैयार किया है। इसको एनसीएफ को तैयार करने के लिए अलग अलग तरह के वैज्ञानिकों ने, शिक्षाविद, बड़े बड़े शिक्षाविदों ने मिलके इसको तैयार किया है कि बच्चों के लिए क्या बेस्ट हो सकता है, क्या तरीका इस्तेमाल करना है किस चीज़ को पढ़ाने के लिए। आगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में देश के चुने हुए 23 विधानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौती के रूप में देखा। प्रोफेसर यशपाल थे, उनके अध्यक्षता में हुआ और ये देखा गया कि बच्चों के लिए क्या, शिक्षा को चुनौती के रूप में कैसे
उनकी चुनौतियों को हल किया जाए। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आप जानते हैं, NCF लागू करने सारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। शिक्षा के संबंध सारी चीज़ें मानव संसाधन विकास मंत्रालय देखता है। तो NCF लागू करने के लिए 23 विधानों ने शिक्षा को नई चुनौती के रूप में देखा और उस चुनौती को हल करने के लिए एक फ्रेमवर्क लागू करने के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। अब इसके बारे में पॉइंट्स अगला देखते हैं। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए या स्कूल तक ना सिमट जाए। ये पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ के कैसे हम लोग पढ़ा सकते हैं, और इस NCF में यही बताया गया। प्रोफेसर यासपाल की अध्यक्षता में जब कमेटी बैठी तो उन्होंने यही डिस्कस किया और खाका तैयार किया। एक ऐसा पाठ्यक्रम हो जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास मतलब चारों तरफ से डेवलपमेंट हो। ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ किताब में घुसा रह जाए और बाहरी जीवन से उसको रहता ही ना हो। उसको किताब में पढ़ते रहे कि ये पेन है, ये आम का पेड़ है, ये बगीचा में ऐसा होता है, बाहर के जीवन ऐसा है, केरल में ऐसे लोग बोलते हैं, अमेरिका में लोग ऐसे बोलते हैं, अमेरिका में सूर्य ये होता है, सूर्य दिन में होता है, रात में होता है, सूर्य पूरब से निकलता है। लेकिन वो देखे ही ना कि पूरब से सूर्य एक्चुअली में सूरज पूरब से निकलता है, ये वो देखे ही ना, तो उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी चीज़ को लागू किया गया है कि उनको बाहरी जीवन से हम करके दिखाएंगे कि हाँ ये सूरज है, ये पूरब से निकलता है, पूरब इसी दिशा में होता है। अगर हम ये समझाएंगे कि आखिर जैसे आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ में ये आम का पेड़ है, इस पे इस समय फल लगता है, ये रबी फसल है, खरीफ फसल है, इस टाइम पूरा हम करके दिखाते हैं। वो बाहर जाके देखता है तो उस चीज़ों को अस्थायी रूप से जोड़ता है अपने जीवन में। आगे वो अपने आने वाली जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार होता है। और शिक्षा का उद्देश्य यही है कि वो जीवन में जो आने वाली चुनौतियाँ होती हैं उससे लड़ने के लिए बच्चों को तैयार करना, ना कि उन पे थोपना शिक्षा को। शुरू करें। अगला पॉइंट है हमारा, छात्रों को सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की तरफ ले जाना। अब क्या बच्चे जो है क्रिएटिव हो, मतलब खुद से करें कोई चीज़ करके, ये ना हो कि टीचर करेगा तभी मैं सीखूंगा, नहीं, बच्चे खुद से करने में विश्वास करें, क्रिएटिव माइंड हो। तभी जब एक क्रिएटिव माइंड ही अच्छे से ज्ञान का समावेश कर सकता है, एक अच्छे से लर्निंग कर सकता है। अगर बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा तो वो लर्निंग सही से हो नहीं पाएगी। ठीक है, एक क्रिएटिव माइंड कहा जाता है ना, एक स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ मस्तिष्क ही ज्ञान का भंडारण कर सकता है, ज्ञान को एब्जॉर्व कर सकता है। अगर बच्चा स्वस्थ ना हो, अगर बच्चा क्रिएटिव ही ना हो, मान लीजिए कि अगर बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा तो वो बच्चा पढ़ेगा कैसे। मान लीजिए कि अगर हमने दे दिया वो रट लेगा, लेकिन उसे पता नहीं रहेगा कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, वो खुद से करके, मान लीजिए हम लोग क्रिएटिविटी का एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे प्रोजेक्टिविटी, हम लोग प्रोजेक्टिविटी यूज करते हैं, ये क्रिएटिविटी का उदाहरण है। बच्चा खुद से करता है, टीम वर्क करता है, वो तैयार करेगा, अलग अलग से सामग्री जुटाएगा, तो उसमें मानसिक क्षमता के साथ साथ एक सामूहिक क्षमता का भी विकास होता है। इसके अलावा अगला पॉइंट, बच्चे जो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आशावान विद्यार्थी तैयार हों। इसका क्या मतलब, बच्चे जो है जो राष्ट्रीय धरोहर हैं, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय मूल्य, उनके प्रति उनके अंदर आदर भाव हो। राष्ट्रीय फ्लैग हो गया, गान हो गया, राष्ट्रगान हो गया, इन सब चीज़ों को वो लाइटली ना ले, उनके प्रति श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, अपने देश का, अपने देशवासियों का सम्मान करें। ऐसा ना हो कि जो है वो मान लीजिए कि मैं वो पढ़ते गया उसके से नैतिक मूल्य से ऊपर उठ जाए, वो नैतिक मूल्य ख़त्म ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। शिक्षण सूत्रों जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर आदि का अधिकतम प्रयोग हो। शिक्षण सूत्र आप आगे मैं पढ़ाऊँगा, वो सारे टीचर आपने लर्निंग किया भी होगा अपने BEd या DLED के क्लासेज में, कि ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम लोग जो पढ़ाते हैं, ठीक है, सरल से कठिन की ओर, इसका अधिक से अधिक प्रयोग। क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये नहीं कि डायरेक्ट हम लोग पढ़ा दिए, नहीं, हम लोग पहले बेसिक चीज़ पढ़ाते हैं, फिर उससे आगे ऐसे करके हम लोग लेके जाते हैं। यानी कि पहले सरल चीज़ पढ़ाते हैं, तब कठिन पढ़ाते हैं। इससे बच्चे में समझ विकसित होती है। आपने NCERT का सिलेबस उठा के देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं क्या कि NCERT के सिलेबस में तो कुछ है ही नहीं, 1 2 3 का सिलेबस उठा के देखेंगे, 3 का सिलेबस उठा के, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इससे अच्छा तो प्राइवेट स्कूल का जो नॉर्मल होता है बुक, वो ज़्यादा बेहतर है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि NCERT के सिलेबस हम लोग उनको पढ़ाने नहीं आता है, इसलिए वो NCERT के सिलेबस में कमी निकालते हैं। NCERT के सिलेबस ये मत भूलिए कि एक किसी भी बुक से ज़्यादा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि NCERT किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बहुत सारे
शिक्षाविद, बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे टीचर्स ने मिलकर वो बुक तैयार किया है, कंटेंट तैयार किया है। बच्चों को सुविधा को ध्यान रखते हैं कि इस एज के बच्चे, इस क्लास के बच्चे क्या सीख सकते हैं, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि एक किसी क्लास का बुक लिख दिया जाएगा, कोई प्राइवेट स्कूल है, किसी एक आदमी लिख दिया तो वो बहुत अच्छा बुक होगा, नहीं। एनसीईआरटी का बुक काफ़ी प्रीसियस बुक होता है, काफ़ी अच्छा बुक होता है। बस ये है कि हम पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं, और यही चीज़ हमें सीखना है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। इसका क्या मतलब कि सूचना कोई भी है, हम लोग को डिफरेंस बताना है बच्चों को कि सूचना क्या है और ज्ञान क्या है। मान लीजिए कि जैसे कोई चीज़ है कि बच्चों, जैसे हम लोग नोटिस बोर्ड पे बता देते हैं, वैसे ही हम लोग कक्षा में बता देंगे कि ये चीज़ ऐसे होता है, ठीक है। पानी जो है H2O से मिलकर, H2O का सूत्र होता है, H2O मतलब पानी, ये चीज़ ज्ञान है, ठीक है। अब इसको सूचना ना माना जाए कि ये सूचना है कि H2O ये होता है, नहीं। वो सीखेंगे, उसके बाद से वो करके जब लैब में बनाते हैं तो उनको खुद ही समझ विकसित होगा। उनको करके दिखाया जाएगा कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से ही पानी बनता है। तो ये सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। उनमें सूचना और ज्ञान को अलग अलग समझने की क्षमता विकसित हो कि सूचना क्या है और ज्ञान क्या है। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक है। ये बिल्कुल सही बात है, और आप भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे कि पहले, आज जो है सरकार ने एनसीईआरटी सिलेबस लागू करने के सारे स्कूल में लागू कर दिया है, पर पहले इतनी मोटी मोटी किताबें, छोटे छोटे बच्चों की किताबें पूरा बैग भारी होता था, वो किताबों से उनका बोझ उठा नहीं पाते थे। और सरकार ने इस नई शिक्षा नीति में भी प्रावधान किया है, बच्चों को किताबों से, मोटी मोटी किताबों से मुक्ति मिले। ये हमारे शिक्षा व्यवस्था की असफलता का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, मोटी किताबें लेकर के वो पढ़ नहीं सकते हैं। उनको पढ़ाना नहीं है, उनको समझाना है, वो खुद से करके सीखे। मान लीजिए कि बुक में अगर वो ज्ञान का निर्माण ना कर सके तो बुक रट लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगला पॉइंट, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं अपितु वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। इसका क्या मतलब कि जो भी मूल्य हैं, मतलब कि जैसे कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, या फिर हमें राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह का सम्मान करना चाहिए। ये चीज़ें सिर्फ उपदेश से नहीं, हमें अनुशासन बना कर रखना चाहिए कि इस जगह पे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। ये हम सिर्फ उपदेश ना दें बच्चों को, या किसी को भी हम उपदेश ना देकर सिखाएं। उनको क्या करना है, उनको वातावरण ऐसा बनाना है कि बच्चे वो चीज़ देख कर सीखे, ना कि वो उपदेश से, आपने उपदेश दे दिया, वो सीख लिए, सुन लिए, और वो चीज़ लागू नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उपदेश एक कान सुनेंगे, दूसरे से निकाल लेंगे। और अगर आपने वैसा वातावरण क्रिएट कर दिया, वैसा माहौल क्रिएट कर दिया, तो बच्चे वो चीज़ सीखेंगे, वो चीज़ करेंगे, देखेंगे कि जब आसपास वैसा ही वातावरण है, सब लोग वैसे ही कर रहे हैं, तो मुझे भी वैसा करना चाहिए। और ये उनके नैतिकता का विकास होगा उनके अंदर। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट, अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। अर्थात अच्छा विद्यार्थी वो जो तर्कपूर्ण बहस के साथ अपने मौलिक विचार शिक्षक के समक्ष रखता है। इसका क्या मतलब, हम लोग वही कहते हैं, जैसे कि अच्छे विद्यार्थी यानी गुड स्टूडेंट्स का हम लोग को परिभाषा बदलना है। क्या करना है, जैसे हम लोग कहते हैं कि बच्चा चुपचाप आता है, स्कूल में पढ़ता है, अपने आप से मतलब रखता है, ऐसा नहीं है। अच्छा विद्यार्थी सिर्फ वही नहीं होता। अच्छा विद्यार्थी है कि जो सही चीज़ है उस पर तर्कपूर्ण बहस करे। मान लीजिए शिक्षक हो, उससे डिबेट कर सके, उस साथ ही अपना मौलिक रूप से उसका क्या विचार है वो व्यक्त कर सके। इतनी खुला, इतना मतलब वातावरण ऐसा उपलब्ध कराया जा सके। और ये चीज़ अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए, ना कि एक अच्छे विद्यार्थी की हाँ मेरा बात मानता है, शिक्षक का अगर बात मान लेता है, शिक्षक जो कहता है वो कर लेता है, तो वो अच्छा विद्यार्थी है। ये परिभाषा हमें बदलनी है। बच्चा खुद से अपना मौलिक विचार व्यक्त कर सके। अगर मैंने टॉपिक पढ़ा दिया कि हवा स्थान घेरती है, ठीक है, पदार्थ एक है, पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है, तो उसमें इतनी ये होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए कि वो खुद से डिस्कस कर सके, सर स्थान कैसे घेरता है, स्थान घेरता है उसे पदार्थ ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कहते हैं। वो अपना मौलिक विचार व्यक्त कर सके, ये क्षमता उसमें होनी चाहिए। और यही एक अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होना चाहिए, ना कि जो हमारा बात चुपचाप मान ले, हमने पढ़ा दिया कि पदार्थ स्थान घेरता है तो वो चुपचाप सुन के रह जाए, ऐसा ये चीज़ हमें बदलना है। अगला पॉइंट है, अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा गलत है। इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं,
पेरेंट्स जो है उनको समझाना हमारा कर्तव्य है कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि सर जी ये जो है कर नहीं रहा, ये चीज़ नहीं कर रहा है, ये पढ़ा रहा नहीं याद कर रहा है, तो ये चीज़ याद नहीं कर रहा है। अरे हमें समझाने की ज़रूरत है कि वो बच्चा अभी उम्र के हिसाब से छोटा है। हर चीज़ एक ही चीज़ से नहीं सीखा जा सकता, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। वो समय के साथ सीख सकता है, धीरे धीरे उसमें ग्रो, जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे सीखते जाएगा। ये हमारा कर्तव्य है कि बच्चों जो पेरेंट्स होते हैं उनको आकांक्षाओं से ना उनका आकांक्षा जो है बच्चों पे ना थोपा जाए। वो जो कहते हैं कि बच्चे को हमारा साइंटिस्ट बना दीजिए, बच्चे को ये एकदम तेज़ बना दीजिए, ये चीज़ नहीं होता। बच्चे खुद से ज्ञान सृजन करके धीरे धीरे विकसित होंगे। वो चीज़ पेरेंट्स सीखे, पेरेंट्स को बताना हमारा कर्तव्य है, ये माहौल विकसित कर सके। ये बच्चों के पेरेंट्स को बताना हमारा ही कर्तव्य है और बच्चों के पेरेंट्स को बता सके, ये चीज़ एनसीएफ में बताया गया है। अगला पॉइंट, बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन में तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। कक्षा में शांति का नियम बार ठीक नहीं, अर्थात जीवन कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका मतलब बच्चों को बाहर में स्ट्रेस ना हो, मतलब कि स्कूल में जैसे कि पढ़ लिया, अब बाहर जा रहे हैं तो बाहर कोई और अलग चीज़ मिल रहा है, स्कूल से सीधे अलग वातावरण। जैसे बच्चों में स्कूल में पढ़ा दिया जा रहा है कि हाँ हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और घर जा रहा है तो वहाँ अलग ही वातावरण है। तो ये टीचर का कर्तव्य है कि बच्चों को जा कर के मतलब उनके वातावरण को ऑब्जर्व करना, देखना कि घर का ये का वातावरण स्कूल का वातावरण सेम हो, ना कि अलग हो, जिससे उनमें स्ट्रेस पैदा हो। अगला पॉइंट था, कक्षा में नियम बार ठीक नहीं, अर्थात जीवन कक्षागत वातावरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कक्षा में नियम बनाइए, शांति रहना चाहिए, लेकिन इतना भी शांति ना हो कि बच्चे अपना खुल के विचार ना रख पाए। एक बार मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था तो एक शिक्षक थे मेरे, वो इतने कड़क थे कि उनके आने से पहले ही शांति हो जाते। क्यों? क्योंकि इतने, अगर किसी बच्चे ने अगर हल्ला कर दिया तो उसकी सामर्थ समझो। वो किसी बच्चे को अगर नहीं भी आता होगा ना, वो नहीं पूछता था डर के मारे। इनफैक्ट अगर किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन नहीं हुआ, वो घर जाकर पढ़ लेगा। लेकिन अगर मुझे याद है कि मेरा फ्रेंड था, उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता था, वो मुझसे बोलता था कि भाई ज़रा बता दो ये क्वेश्चन। मैंने कहा सर से क्यों नहीं पूछा तुमने? तो बोला सर मार के मेरा भर्ता बना देंगे। क्यों? अरे ये चीज़ विकसित किसने किया? उन सर ने किया। और ये चीज़ हमें आज यही उपलब्ध कराया गया है, एनसीएफ इसीलिए बनाया गया है ताकि बच्चे इस चीज़ से बच सके। हमारे साथ जैसे मेरे साथ हुआ, ऐसे आपके और आपके दोस्तों के साथ भी हुआ होगा, मुझे यकीन है। तो इस चीज़ से बचना है कि बच्चे टीचर से डरे ना, उनसे फ्रेंडली होके अपना विकसित कर सके, अपने ज्ञान मतलब अपना मौलिक विचार व्यक्त कर सके। उनको कोई चीज़ परेशानी हो रही है, कोई क्लास में अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उससे डिस्कस कर सके। डिस्कस करने से ही रास्ते खुलते हैं ज्ञान सृजन का। ये नहीं कि नियम बना दिया कि एकदम क्लास आते हैं एकदम शांत हो जाना है, एकदम गुड मॉर्निंग सर बोल के एकदम शांत हो जाना है। नहीं, ऐसा नहीं। गुड मॉर्निंग ठीक है, नियम से ज़रूरी है, लेकिन नियम के साथ साथ उनको इतना फ्रीडम दीजिए कि हाँ जैसे मैंने पढ़ा दिया तो उसके बाद से अब आप कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये ना कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं ऐसे नहीं। आपको ऐसे बोलना है कि जैसे हाँ बच्चों, किसी के मन में कोई भी डाउट हो पूछो, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, प्रोत्साहित करनी चाहिए। अगर हम ये कहेंगे किसी को पूछना है, वो बच्चा डर के मारे पहले ही डर जाएगा, वो नहीं क्वेश्चन पूछेगा, और यही से उसके मन में आपके प्रति भी गलत धारणा पनपेगी। और जो वो बाहर जाएगा, बाहर उसका जो है टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, बाहर जाएगा, बाहर लोग उसको धुतकारेंगे और यहाँ से उसका धीरे धीरे गिरावट होगा, बढ़ोतरी नहीं होगा। हमारा काम बच्चे को उन्नति ले जाना है, ना कि नीचे गिराना। इसलिए बच्चों के अनुसार अपने आप में चेंजेस कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम फ्री ही कर दीजिए, पर बच्चों को इतना कम से कम फ्रीडम दीजिए जिससे वो अपना मौलिक विचार आपसे व्यक्त कर सकें, डिस्कस कर सकें। अगला हमारा पॉइंट है, शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। इसका मतलब कि हम लोग को स्कूल में कोई कार्य हो रहा है, जैसे कि कोई प्रतियोगिता हो रही है या फिर कुछ कंपटीशन वगैरह, कुछ भी तरह का अगर कोई गतिविधि हो रही है तो उसमें बच्चों के पेरेंट्स को जोड़ा जाए। इससे क्या होगा? इससे एक माहौल क्रिएट होगा कि बच्चे के पेरेंट्स जो इन्वॉल्व होंगे तो लगेगा कि हाँ ये घर का वातावरण टाइप का उनको मिलेगा, जिससे वो उनमें
पढ़ने की लालसा विकसित होगी और पेरेंट्स में भी ये होगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम मैं उनकी गतिविधियों में मैं भी, उनके पढ़ाई में मैं भी जो है अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा हूँ। उनमें भी बच्चों को पढ़ाने की ललक पैदा होगी और वो माहौल विकसित होगा। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। जो आसपास की कम्युनिटी है, आसपास का वातावरण है, गांव, अगर आपकी पोस्टिंग गांव में है, आप गांव में पढ़ाते हैं, शहर में पढ़ाते हैं, तो आसपास की जो कम्युनिटी है उसको एक संसाधन के रूप में उपयोग करें, ना कि एक प्रॉब्लम के रूप में। आप उसको, जैसे कि आपको कुछ पढ़ाना है तो आप कहीं ले जा कर के, बाहर ले जाकर डिस्कस कराना है, पर्यटन के माध्यम से ले जाकर पढ़ाते हैं, कोई चीज़ दिखाते हैं, तो उसको एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल कीजिए। कम्युनिटी को के माध्यम से, कम्युनिटी को बोझ के रूप में ना लें, उनको एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करें। आसपास के संसाधन, आसपास की कम्युनिटी को एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करें। अगला टॉपिक है, बच्चों की अभिव्यक्ति में मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान रखती है, शिक्षक अधिगम परिस्थितियों में इसका प्रयोग करें। ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को, हमारा क्या होता है कि आजकल के क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बच्चों को मातृभाषा को स्थान नहीं दिया जाता है। बच्चे गए यहाँ से, मान लीजिए सारे बच्चे तो शहर से नहीं पढ़ते हैं ना, कुछ गांव से आते हैं। अब बच्चे गांव में भोजपुरी बोल रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, अब यहाँ जाएंगे तो सूरज, उनको क्या है कि बोलेंगे कि जो है वो तो उनकी तो परिस्थिति अलग है ना, वो दूसरी चीज़ सीखें। इसका मतलब वो ये नहीं कि वो गलत है। अब उनको नहीं पता कि ईस्ट होता है पूरब, ठीक है, पूरब में सूरज उगता है, ऐसा उनका थॉट नहीं है। तो हमें उनके थॉट को गलत नहीं करना है, उसमें मॉडिफाई करके सही चीज़ बतानी है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, कोई बच्चा आएगा, बोलेगा क्या कि रमेश काका के बगल घर के पीछे से सूरज निकलता है और नदी में जाकर डूब जाता है। अब आप सारे बच्चे हंसेंगे और आप भी हंसोगे, कहोगे नहीं बाबू ये गलत है, ऐसा नहीं होता, पूरब में सूरज निकलता है और पश्चिम में डूबता है। ये चीज़ आपके हिसाब से सही है, लेकिन ये गलत है साफ साफ। क्यों? क्योंकि बच्चों को गलत नहीं काटना है, उनमें मॉडिफाई करना है। बाबू जो बिल्कुल सही है, रमेश काका का जो घर है ना वो पूरब दिशा में है, तो सूरज पूरब दिशा से निकलता है, और जो नदी में डूबता है, नदी पश्चिम दिशा में है, तो पूरब से निकलता है सूरज और पश्चिम में डूबता है। एग्जैक्टली ये सही है। और आप जो कह रहे हो कि नहीं तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, ये चीज़ याद रखो। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सही है, ये चीज़ नहीं थोपना है। बच्चे की चीज़ों को, जो बच्चे घर से लेके आ रहे हैं, अपने आसपास की चीज़ों से लेके आ रहे हैं, उनमें मॉडिफाई करके सही चीज़ बतानी है, ना कि उनकी चीज़ों को गलत काटना है। उनकी मातृभाषा को पढ़ाई में महत्वपूर्ण स्थान रखना है, एक स्थान दिलाना है, ताकि वो उपेक्षित महसूस ना करें। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। पुस्तकालय में बच्चों को क्या होता है, बहुत सारे लाइब्रेरी में टीचर बुक्स देते हैं कि ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ना है, ये बुक ख़त्म करके लाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे खुद से अपने रुचि के अनुसार बुक पढ़ें, जिससे उनमें अलग अलग तरह के, अलग अलग बच्चों के अलग अलग रुचि हो सकते हैं, उनके अनुसार वो बुक पढ़ेंगे तो उनमें अलग अलग क्षमता, ज्ञान अपने हिसाब से वो विकसित कर पाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता होगा तो वो म्यूजिशियन वगैरह के बुक रखेगा, क्योंकि हिस्ट्री में अगर रहता होता है हिस्टोरियन के बुक्स पढ़ेगा। तो उनमें अपनी क्षमता के अनुसार बुक चुनने का अवसर दें, ना कि वो आप उनमें थोपे कि ये बुक ही पढ़ना है, ये बुक ही ले जाना है। वे पाठ्य पुस्तक महत्वपूर्ण है जो अंतःक्रिया का मौका दें। इसका मतलब, कहने का मतलब कि वैसे बुक्स इम्पॉर्टेंट है जो क्रिएटिविटी विकसित करें, जो क्रिया करने को मौका दे। जैसे आप NCERT के बुक्स देखते होंगे, उसमें हर टॉपिक्स के बाद से एक एक्टिविटी करा गया रहता है उसमें। क्यों? क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वो एक्टिविटी करेगा तभी तो वो सीखेगा, वो चीज़ें अस्थायी होंगी, लर्निंग अस्थायी होगा। आपने जो नियम बताए हैं वो अस्थायी रूप से उनके दिमाग में, जब वो खुद से करेंगे तो ज्ञान का एक सृजन करेंगे, ना कि ज्ञान डाउनलोड नहीं करेंगे, ज्ञान जो सिंथेसाइज करेंगे। इसका मतलब ये है। इसलिए कल्पना व मौखिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान किए जाए। इसका मतलब है कि NCF कहता है कि कल्पना जो है, बच्चे जो है थॉट अपने आप विकसित कर सकें, खुद से कल्पना कर सके, खुद से सोच सके, और मौखिक लेखन के आधिकारिक अवसर प्रदान किए जाए। मतलब खुद से लिख सके, खुद अपने बारे में लिख सके, कुछ भी लेख लिखने को दे दिया जाए, लेटर राइटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब खुद से लिख सके, कहानी वगैरह कुछ खुद से लिख सके। ऐसा ना हो कि जो है आपने होमवर्क कराने लगे, होमवर्क कराने, जो चीज़ आपने दिया वही,
ऐसा अवसर उपलब्ध कराया जाए कि वो खुद के अपने विचार व्यक्त कर सके, मुक्त लेखन कर सकें। ये एनसीएफ हमारा कहता है। ये पुस्तक ही परीक्षा का आधार है, इसे खारिज करना होगा। इसका मतलब कि सिर्फ बुक से ही परीक्षा लिया जा सकता है, एग्ज़ाम सिर्फ बुक से ही होते हैं, इसको हम लोग को खारिज करना होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ बुक ही बेस नहीं बनाना है, बुक को बेस नहीं बनाना, हमारे आसपास की चीज़ों से बच्चे जो सीखते हैं उनमें कितना नॉलेज विकसित हुआ है, उनके उम्र और उनके अनुभव के आधार पर उनका जो नॉलेज विकसित हुआ है उसको हम लोग को परखना है। और यही चीज़ है हम लोग को एनसीएफ में बताया गया है कि बुक्स ही सिर्फ बुक ही नहीं हम लोग को देखना है कि बुक से उन्होंने कितना नॉलेज लिया है। इसका मतलब जैसे कि सीसी लागू किया गया था, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसका मतलब कि बच्चों को जब भी आप ये करना है तो कंटिन्यू करना है, उनके चारों तरफ से जो उन्होंने सीखा है उसको हम लोग को इवैल्यूएट करना है, ना कि सिर्फ बुक उठा लिया, बुक में कितना पढ़ा, 4 चैप्टर ख़त्म हुआ, फिर टेस्ट ले लिया, बुक ख़त्म है। ये नहीं, उस बुक को जो दिया गया था उन्होंने अपने जीवन में कितना उतारा और उसको कितना समझा, ये चीज़ हमें ये करना है। और यही चीज़ सीसी सिखाता था और यही चीज़ एनसीएफ में भी बोला गया है कि आप बुक्स को ही एक आधार ना मान लो कि बुक ही सब कुछ है, बुक को ही परीक्षा का आधार बना लिया जाए, ऐसा भी नहीं है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनसीएफ जो है मैं 2 या 3 पार्ट में बनाऊँगा अलग अलग वीडियो में, क्योंकि मुझे आपको समझाना है, अच्छे से समझाना है ताकि आगे आपको ज़रूरत ही ना पड़े पढ़ने की दोबारा। तो इस वीडियो में अगले पॉइंट के बाद से मैं ख़त्म करूँगा, बाकी अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। अगला पॉइंट है मेरा, शिक्षा उन मूल्यों को प्रस्तावित करने में सक्षम होना चाहिए जिससे जो शांति और सांस्कृतिक विविधता वाले समाज में सहिष्णु घोषित करे। इसका मतलब शिक्षा उन मूल्यों को स्थापित करे, उन मूल्यों को स्थापित करने में सक्षम हो जो सदैव शांति और सद्भावना बनाए, ना कि लोगों में लड़ाई झगड़े, आपस में कटुता उत्पन्न करे। वो चीज़ विकसित होना चाहिए बच्चों में, सद्भावना और शांति विकसित करने वाला शिक्षा हो, ना कि एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न करने वाला हो। तो दोस्तों हम एनसीएफ मैंने डिस्कस किया और आप सोच रहे हो कि एनसीएफ इस नॉर्मल से डिस्कशन में क्या मुझे सीखने को मिलेगा, ऐसा क्या खास है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, आप खुद से इस बुक को पढ़ेंगे, फिर उपलब्ध है तो फिर मैं आपको वीडियो क्यों देखूँ। वीडियो इसलिए देखना है कि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, एक इंसान उसको कैसे पढ़ता है, क्या समझता है, हर इंसान अलग अलग समझता है। तो मैं आपको जो समझाऊंगा आपको वो समझना है, ताकि आप बुक्स लेकर के पढ़ लोगे आपको आधी चीज़ें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। मैं आपको रिलेट कर करके बता रहा हूँ कि वो लाइन का मतलब क्या है, आसपास चीज़ें से रिलेट कैसे हो रहा है। अब क्वेश्चन आपको यहीं से बनेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछता है कि आप मान लीजिए कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि इस चीज़ को उपयोग करने के लिए कोई विकलांग बच्चा आता है तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, अगले वीडियो में ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको डिस्कस हो जाए, पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। कि एक विकलांग बच्चा आता है तो उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, तो आप एक शिक्षक होने क्या व्यवहार करेंगे। ये क्वेश्चन सीटेट में बनता है और बना भी हुआ है। तो आपको क्या करना है, उनको समावेशी माहौल विकसित करेंगे। अलग अलग ऑप्शन दिया रहेगा कि बच्चों के उनमें समान व्यवहार करेंगे, उनको अलग विशेष स्कूल में भेजेंगे, उनको कहेंगे कि नहीं आपका एडमिशन नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे ऑप्शन होते हैं। आपको क्या चुनना है, आपको चुनना है कि उनमें समानता का व्यवहार करें, सारे बच्चों के समान ही व्यवहार करें, ना कि उनमें विशेष है वो, ये उनको दर्शाना नहीं है। ये चीज़ एनसीएफ में भी बोला गया है और आपको एनसीएफ से ही ये क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीएफ से नहीं आता है, डेराइव किया हुआ क्वेश्चन है। और आपने एनसीएफ ये जो मैं बता रहा हूँ ये अच्छे से समझ लिया तो आराम से ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं गया है, आराम से 1 नंबर आपके पॉकेट में। और ये नहीं बोलेगा, कहीं भी ये नहीं लिखा होता है कि मैं एनसीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दूँगा कि आपको एनसीएफ 2005 में आया है, किसने लागू किया, यशपाल कमेटी थी। ये क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे, बाकी आपको डेराइव किए हुए क्वेश्चन आएंगे। अंदर का एनसीएफ का जो निचोड़ होता है ना, वो उससे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर ने आपको बताया होगा, नहीं बताया तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि हम अब खबरी ऐप पे भी हैं। फैक्ट नॉलेज अब खबरी ऐप पे भी आ गया है। खबरी ऐप पे इस सारे वीडियोज़ के ऑडियो उपलब्ध हैं। आपको वहाँ जाना है, फैक्ट नॉलेज सर्च करना है, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वैसे मिल जाएगा, लेकिन आपको खबरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ फैक्ट नॉलेज सर्च करना है, वहाँ जाके फॉलो कर लेना है। सारे ऑडियो वहाँ उपलब्ध होंगे, आपको ऑडियो सुनना है। क्या करना है, ऑडियो को क्या फ़ायदा होगा, जैसे आपने वीडियो देख लिया, अब आपको कोई चीज़ समझ नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है कि आप वीडियो दोबारा देख सको, तो क्या होगा, आप आराम से ऑडियो लगाएं, उसको मन करे तो फास्ट कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए,
1.25 कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए और ईयरफोन लगा के आराम से कहीं भी बाहर हैं या फिर कहीं भी आप जगह पे हैं, आप आराम से ईयरफोन लगाया, 10 क्वेश्चन है आराम से सुन लिया तो आपको याद हो जाएंगे वापस। आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी और आप शांति से, आपको याद भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे याद हुआ। ऑडियो कहा भी जाता है कि सुनने से जल्दी याद होता है, ठीक है। अगर आप वीडियो बार बार देख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो देख लो, लेकिन अगर बार बार वीडियो नहीं देख पाते हो तो उसके लिए ये सोल्यूशन सबसे बेस्ट है। और यकीन मानिए आपको ये वरदान साबित होगा। आप वीडियो देखते हो उसके बाद से वापस एक बार रिवीजन कर लिया करो। मान लीजिए सुबह आपने वीडियो देखा और शाम को एक बार एप्लीकेशन खोल लीजिए, खबरी ऐप खोलिए और जाकर सर्च करिए और उसी वीडियो का ऑडियो या फिर आप जो भी क्वेश्चन के ऑडियो हैं आप एक बार सुन लीजिए। इससे क्या होगा, छोटे छोटे ऑडियो होते हैं और आपको कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करा देते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एनसीएफ के ही वीडियो के साथ। इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा और मैक्सिमम 2 या 3 वीडियो में आपको ये एनसीएफ ख़त्म कर दूंगा मैं, और उसके बाद से एनसीएफ के क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको कि एनसीएफ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आपको इस एनसीएफ को ख़त्म करने के बाद एनसीएफ का क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।